बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट या पायरोविक एसिड टू एसिटाइल को ए कि पायरोवेट या पायरोविक एसिड का एसिटाइल को ए में किस तरह कन्वर्जन होता है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ग्लाइकालिसिस को डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया कि ग्लाइकालिसिस का मेकेनिज़्म किस तरह होता है। तो ग्लाइकालिसिस में क्या होता था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो था उसका ब्रेकडाउन होता था और इसके एंड में बनते थे 2 पायरोविक एसिड या 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल। पायरोवेट जो है इसका आयोनाइज फॉर्म है। बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया में पानी भी मौजूद है, तो ये पायरोविक एसिड वहाँ पर आयोनाइज हो जाता है और पायरोवेट आयन बना देता है। तो आप पायरोविक एसिड कह दें या पायरोवेट कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ग्लाइकालिसिस में क्या होता था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो था वो ब्रेकडाउन हो के इससे बनते थे 2 पायरोविक एसिड या 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या हैं, 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल बन गए हैं किस चीज़ में, साइटोप्लाज्मिक एरिया में, और ग्लाइकालिसिस का एंड हो चुका है। अब ये 2 पायरोवेट या पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल जो है ये अंदर चले जाते हैं, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहाँ पे ये एक अनदर फॉर्म में मौजूद होते हैं जिसको कहा जाता है एसिटाइल को ए। इस मॉलिक्यूल की शक्ल में पायरोविक एसिड पहुंच जाते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फिर ये एक अनदर प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं, ये एसिटाइल को ए, जिसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। लेकिन ये पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल जो हैं ये किस तरह एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं, तो ये इस रीजन में, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये कौन सा रीजन है, ये है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। शॉर्टकट में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है दिस वन, और ये आउटर। तो इन दोनों के बीच में यह गैप जो है इस एरिया को कहा जाता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल होता है। तो अब ये कैसे होता है, तो इसको एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रा किया हुआ है एक पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो ये है पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। CH3 कार्बन और उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर ये कार्बन एक अनदर कार्बन के साथ अटैच है और डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन के साथ, और आगे OH ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये है एक पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है इसका ये पोर्शन, कार्बन और इसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम, ये रिमूव हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं किस चीज़ की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। ये यहाँ से रिमूव होके कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, डीकार्बोक्सिलेज। तो ये तो एक मॉलिक्यूल से रिमूव हो गया, लेकिन ग्लाइकालिसिस के एंड में तो 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 2 से कितने रिमूव हो जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर इसके अलावा एक हाइड्रोजन एटम भी इस पायरोविक एसिड के साथ मौजूद है, पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल के साथ, तो इसका भी यहाँ पे रिमूवल होता है। और ये कैसे होता है, ये कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे NAD मॉलिक्यूल जो है, NAD मॉलिक्यूल, ये आके इसको ले जाता है और इसको कन्वर्ट कर देता है NADH2 में। NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल से बन गया, और यहाँ पे कितने मौजूद होते हैं, 2, तो ये भी क्या हो जाएंगे 2 NAD और 2 NADH2 मॉलिक्यूल।
अब इस प्रोसेस को कहा जाता है डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डीहाइड्रोजिनेशन। और इसके लिए जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का भी रिमूवल होता है। यहाँ पे आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन भी अराइज होगा कि यहाँ पर तो एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है, तो यहाँ पे दो कैसे आ जाते हैं। अभी आप लोग मेरे साथ ये मान लें कि ये NaDH2 है। आप लोग NaDH2 लिखा करें, किसी भी जगह पे आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनको 3 फॉर्म में लिखा जाता है, NaDH की फॉर्म में भी लिखा जाता है, NaDH2 की फॉर्म में भी बाज़ लोग इसको लिख देते हैं, बाज़ लोग इसको NaDH प्लस हाइड्रोजन आयन इसी तरह लिख देते हैं। तो ये किस तरह कहानी है तो इसको हम एक अलग वीडियो लेक्चर में शूट करवाएंगे। अभी आप लोगों को ये मानना होगा कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो रहा है और इसके अलावा दूसरा इसी एरिया में मौजूद होता है जो कि इसके साथ अटैच हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NaDH2 में। अच्छा, तो ये तो हो गया NaDH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब ये दो चीज़ें जो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ये रिमेनिंग मॉलिक्यूल जो रह जाता है इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, इस तरह। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। तो पायरुविक एसिड से क्या बन गया, एसिटाइल ग्रुप बन गया। अब ये एसिटाइल ग्रुप जो है इसके साथ आगे एक अनदर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है यहाँ पे, और इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। तो ये कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो है इस एंड पे अटैच हो जाता है इस तरह, और इससे बन जाता है एक मॉलिक्यूल जिसको कहा जाता है एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल जो बन गया ये आगे क्या करता है, ये आगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक अनदर प्रोसेस को कंटिन्यू करवाता है जिसको कहा जाता है क्रेब साइकिल। ये आगे क्रेब साइकिल को स्टार्ट करवाता है। तो इसमें क्या हुआ, पायरुविक एसिड का या पायरुवेट का कन्वर्जन हुआ किस चीज़ में, एसिटाइल को ए में। तो इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को ए। इसको एक अनदर नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, लिंक्ड रिएक्शन। लिंक्ड रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में क्या बनता है, ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बनता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब साइकिल को स्टार्ट नहीं करवा सकता। पायरुविक एसिड का सबसे पहले कन्वर्जन होता है एसिटाइल को ए में, और फिर ये एसिटाइल को ए क्या करता है, क्रेब साइकिल को स्टार्ट करवाता है। तो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस जो है इन दोनों को आपस में लिंक करने वाला कौन है, ये कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को ए। ये प्रोसेस इसको या ये रिएक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों प्रोसेस को आपस में लिंक कर रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन को लिंक्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत एसिटाइल को ए का स्ट्रक्चर, क्योंकि बुक में उन्होंने विटामिन बी और इसके अलावा एडेनिन का जिक्र किया हुआ है कि ये कोएंजाइम ए जो है इसके अंदर क्या विटामिन बी भी मौजूद होता है और इसके अलावा एडेनिन मॉलिक्यूल भी मौजूद होता है। तो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, एक पूरा एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल है। इसमें ये एंड जो है ये क्या है, ये है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप को मैंने सिंपली GP से रिप्रेजेंट कर दिया, ये है एसिटाइल ग्रुप। और इसके साथ ये मॉलिक्यूल जो अटैच है ये पूरा, इसको क्या कहा जाता है, ये है कोएंजाइम ए। और कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल में क्या मौजूद होता है, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप के साथ क्या अटैच होता है, सिस्टीन मॉलिक्यूल, और ये सिस्टीन मॉलिक्यूल आगे विटामिन बी के साथ अटैच होता है। और ये कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी भी कम्प्लेक्स विटामिन है, ये होता है विटामिन B5।
और ये विटामिन B5 जो है ये आगे अटैच होता है पायरोफॉस्फेट के साथ। पायरोफॉस्फेट क्या होता है, जब 2 PO4 ग्रुप आपस में अटैच हो, फॉस्फेट ग्रुप आपस में अटैच हो, तो इसको पायरोफॉस्फेट कहा जाता है। तो ये विटामिन B5 पायरोफॉस्फेट के साथ अटैच होता है और ये पायरोफॉस्फेट जो है ये आगे फॉस्फोराइलेटेड ADP के साथ अटैच होता है। फॉस्फोराइलेटेड ADP क्या होता है, ADP तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ पे राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 3 पे एक अनदर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है, तो इसको फॉस्फोराइलेटेड ADP कहा जाता है। तो ADP में भी क्या मौजूद होता है, इसमें भी एडेनिन मॉलिक्यूल मौजूद होता है और यहाँ पे विटामिन B मॉलिक्यूल मौजूद है। तो उन्होंने बुक में भी कोएंजाइम A के बारे में जिक्र किया था कि कोएंजाइम A के अंदर एक पोर्शन में क्या मौजूद होता है, विटामिन B पाया जाता है और इसके अलावा एडेनिन मॉलिक्यूल भी पाया जाता है। और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, इसको एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो ये था थोड़ा बहुत कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रिप्स साइकिल पढ़ेंगे।